हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा क्लास 11th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। क्लास 11th की अकाउंटेंसी में एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 से क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे, डीके गोयल बुक से। डीके गोयल बुक से देखेंगे पेटेंट इज। पेटेंट क्या है भाई? टेंजिबल एसेट्स है? नहीं। पेटेंट क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? वी कैन टच, फील एंड सी। आप ऐसा कोई भी एसेट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स होता है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? वी कैन नॉट टच, फील एंड सी। जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। तो पेटेंट क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। मारुति कार इज। मारुति कार क्या है भाई? टेंजिबल एसेट्स है। मारुति कार क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? वी कैन टच, फील एंड सी। जैसे कोई भी फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिजनेस प्रीमाइसेज, फिक्चर्स एंड फिटिंग, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। मारुति कार भी फिक्स एसेट्स है, इसलिए क्या हुआ? टेंजिबल एसेट्स हुआ। टेंजिबल एसेट्स हुआ। Any expenditure the following benefits of which is received during one accounting period is termed as। क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई भी आप एक्सपेंस करते हैं जिसका बेनिफिट वन अकाउंटिंग ईयर में मिल जाए। जिसका बेनिफिट क्या हो जाए? वन अकाउंटिंग पीरियड में, वन अकाउंटिंग ईयर में मिल जाए। ऐसा कोई भी एक्सपेंस, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसका बेनिफिट वन अकाउंटिंग ईयर में मिल जाए तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको विद इन ईयर, वन अकाउंटिंग पीरियड में रिसीव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे सैलरी पे करना, कमीशन पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट हमको विद इन ईयर में हो जाता है, विद इन अकाउंटिंग पीरियड में हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। अब देखिए ड्रॉइंग होता क्या है? कोई भी ओनर या प्रोप्राइटर अपने खुद के बिजनेस से कैश या गुड्स को विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। कैश या गुड्स विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट सैलरी। अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं किसको? एम्प्लॉई को, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। विड्रॉइंग मनी पेमेंट क्रेडिटर्स, आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस प्राइवेट एक्सपेंसेज। अब देखिए बिजनेस से मनी विड्रॉ कर रहे हैं अपने प्राइवेट एक्सपेंस के लिए। किसके लिए? प्राइवेट एक्सपेंस के लिए। तो ये टर्म्स क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। विड्रॉइंग मनी परचेज ऑफ एसेट्स, आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो आपसे पूछा है कि ड्राइंग्स क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्राइंग्स क्या होता है? जब ओनर अपने खुद के बिजनेस से कैश या गुड्स को विड्रॉ करे अपने किस लिए? पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स कहा जाता है। मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल, किसी भी ट्रांजेक्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। द रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, उसका जो रिजल्ट आए उससे फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ जाए? चेंज आ जाए। बिल्कुल चेंज आएगा। कोई एसेट्स खरीदेंगे तो आपका एसेट्स बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगा। आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे, आपका कैश कम हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, है ना? क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगा। चेंज मस्ट बी कैपेबल बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिल्कुल, बिजनेस ट्रांजेक्शन हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे और जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। करंट लाइबिलिटी डू नॉट इंक्लूड बिल्स पेबल, करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी है।
डिवेंचर नॉन करेंट लायबिलिटी है। क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। आप हमें कमेंट में बताइएगा करंट लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है। तो इसमें लिखा है डू नॉट, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स, फिर डैश डैश लिखा है, एंड इज नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ। अब चलिए देखते हैं। पहली बात लिखा है द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल्स। जब आप गुड्स का सेल करते हैं, जैसे सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो सेल्स वर्ड यूज करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल वर्ड यूज करते हैं। किसका करते हैं? सेल्स वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। अब आप कभी भी नेवर सेल यूज नहीं करते। कहाँ नहीं करते? जैसे कोई एसेट सेल कर रहे हैं, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, तो यहाँ कैश क्या हो जाएगा? आ जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है। आपने क्या सोल्ड किया? मशीनरी। मशीनरी एसेट्स है बच्चे, मशीनरी क्या है? एसेट्स है। तो आपने मशीनरी सोल्ड किया तो मशीनरी क्या होगा? गोज आउट होगा। क्या होगा? गोज आउट होगा। तो आप एसेट्स के केस में कभी भी सेल वर्ड यूज नहीं करते। सेल्स वर्ड कब यूज करते हैं? जब आप गुड्स का सेल करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सेल्स वर्ड यूज करते हैं। लेकिन क्या? मशीनरी सोल्ड, बिल्डिंग सोल्ड, लैंड सोल्ड, ठीक है, फर्नीचर सोल्ड, कोई एसेट सोल्ड करते हैं तो आप किसका यूज करते हैं भाई? उस एसेट्स का नाम लिखते हैं। सेल वर्ड का यूज कभी भी नहीं करते, नेवर। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है? तो पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट आपका टेंजिबल एसेट्स है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, ट्रेडमार्क्स क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, तो बी हो जाएगा करेक्ट। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर जानते हैं जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ड्यूरिंग विच सेल ऑफ गुड्स वाज वर्थ 5 लाख। आपने कितने का सेल किया भाई? 5 लाख का सामान आपने बेच दिया, 5 लाख का आपने सामान सेल किया। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 40,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना निकला? 40,000। मतलब ईयर के एंड में कितने का स्टॉक बचा? 40,000 का। दिस इज, ये क्या है भाई? तो ये क्या है? इवेंट है और ट्रांजेक्शन है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ एन इवेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन। इवेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इवेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, गुड्स सोल्ड किया, आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा? 40,000 बचा। इसका मतलब ये कि इवेंट है और ये एक ट्रांजेक्शन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर करना जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता रहे। जैसे कोई एसेट्स एक्वायर करना, कोई एसेट्स का एक्विजिशन करना कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कोई भी एसेट्स आप खरीद के लाएंगे बिजनेस में तो वो लंबे समय तक हमको बेनिफिट पहुंचाता रहेगा, है ना, लंबे समय तक हमको फायदा मिलता रहेगा। तो वेजेज पेड फॉर रिपेयर बिल्डिंग, पहले से कोई बिल्डिंग है और आप उसमें रिपेयर करवा रहे हैं, उसके लिए वेजेस दे रहे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेज पेड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ अ बिल्डिंग, कोई पहले से बिल्डिंग है आप उसका वाइट वॉशिंग करवा रहे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अब देखिए नई बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो कोई भी नया एसेट्स आप लेंगे उससे रिलेटेड जितने एक्सपेंस होंगे वो किस में आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंस ऐड हो जाता है। तो वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, कौन कौन से आइटम है भाई? प्रीपेड सैलरी है, एक्रूड इंटरेस्ट है, लोन किस तरह का है? शॉर्ट टर्म लोन्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट है।
क्या पूछा है? करेंट लाइबिलिटी। क्या पूछा है? करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी कौन सा है? कोई भी शॉर्ट टर्म लोन करेंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ये भी शॉर्ट टर्म होता है, ये करेंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिए हैं, मतलब विद इन ईयर के लिए लिए हैं, तो ये भी क्या है? करेंट लाइबिलिटी है। तो सी और डी आप इसको चाहे 1 2 3 4 बना लीजिए। इसको 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4। तो कौन सा सही हो जाएगा? 3 और 4। 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। गुड्स यूज्ड फ्रॉम स्टॉक ऑफ द बिजनेस पर्पज फॉर ट्रीटेड एज द बिजनेस बट सिमिलर गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि बिजनेस से गुड्स क्या करे भाई? प्रोप्राइटर यूज करे पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है भाई? गुड्स यूज्ड फ्रॉम स्टॉक ऑफ द बिजनेस पर्पज फॉर ट्रीटेड एज। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ ड्राइंग्स हो गया, ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई? डी हो गया कि गुड्स यूज फ्रॉम स्टॉक ऑफ द बिजनेस पर्पज। कोई भी बिजनेस पर्पज से स्टॉक यूज करते हैं तो एक्सपेंडिचर है, और कोई पर्सनल पर्पज से यूज करते हैं तो क्या है? ड्राइंग्स है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। लाइव स्टॉक इंक्लूड्स। लाइव स्टॉक क्या होता है भाई? कोई भी डोमेस्टिक एनिमल किस में आता है? लाइव स्टॉक में। कोई भी एनिमल किस में आता है? लाइव स्टॉक में। जैसे आप पहाड़ पे बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो वहाँ आपका गाड़ी मोटर नहीं चलेगा, वहाँ खच्चर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कॉर्ड्स ये सब चलेगा, है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? लाइव स्टॉक में इंक्लूड क्या होता है? एनिमल्स आते हैं। क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। लाइव स्टॉक में एनिमल्स आते हैं। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। बाय बाय।